Hello, hi, good morning everyone. So we are doing input tax credit. Input tax credit एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कराने वाला हूँ. आपका जो जीएसटी है वो कहता है कि यदि आप इनपुट गुड्स, इनपुट सर्विस, मतलब इनपुट गुड्स को इनपुट्स ही बोलते हैं, यानी कि रॉ मटेरियल, इनपुट सर्विस या कैपिटल गुड्स को यूज़ करते हैं टैक्सेबल सप्लाई के लिए, चाहे वो टैक्सेबल सप्लाई गुड्स की हो या सर्विस की हो, किसी की भी हो, पर अगर टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज़ करोगे तभी आप इसका क्रेडिट ले सकते हो, प्रोवाइडेड ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड एंड इट इज़ नॉट ब्लॉक्ड. ब्लॉक्ड क्रेडिट में ना आता हो, जहाँ जहाँ पर क्रेडिट अलाउ नहीं होगा उसमें ना आता हो. तो अगर ये सारी चीज़ें मीट होती है तभी आप इस टैक्सेबल सप्लाई का जब आउटपुट जीएसटी कलेक्ट करेंगे उसमें से माइनस कर सकते हैं जो सामान आपने यूज़ करा है, रॉ मटेरियल, इनपुट सर्विस या कैपिटल गुड्स यानी प्लांट एंड मशीनरी, उसका आप क्रेडिट माइनस कर सकते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में, और जो जीएसटी पेबल आएगा वो सरकार को पे कर सकते हैं. अगर ये इनपुट गुड्स यानी कि इनपुट सर्विस या कैपिटल गुड्स नॉन बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ होगा तो उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा. अगर ये इनपुट सर्विस या कैपिटल गुड्स एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए यूज़ होगा, जो हमने एग्जेम्पशन में करें, तो भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें आप आउटपुट जीएसटी कलेक्ट नहीं कर रहे हैं. तो ये तो बिल्कुल क्लियर कट है, इसमें तो कोई भी दुविधा होनी नहीं चाहिए. मैंने आपको कल भी कराया था. दिक्कत तब आती है जब आपके इनपुट सर्विस एंड कैपिटल गुड्स यूज़ हो रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, बट 1-to-1 का रिलेशन बैठ नहीं रहा है कि भैया इतने हमने इनपुट्स या इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स एग्जेम्प्ट के लिए लगाए और इतने हमने टैक्सेबल के लिए लगाए. जो भी चीज़ लग रही है वो दोनों पर लग रही है और दो चीज़ें बनकर निकल रही है, एग्जेम्प्ट भी और टैक्सेबल भी. तो उस केस में कोरिलेशन बैठ नहीं रहा कि कितना इनपुट सर्विस या कैपिटल गुड्स इसके लिए लगा है और कितना टैक्सेबल बनाने के लिए लगा है या कितना नॉन बिजनेस के लिए लगा है. तो उस केस में जो है आपके एक्ट में कुछ रूल्स बता दिए गए हैं, और रूल ये कहता है कि आप लोग सबसे पहले छटनी कर लीजिए, फाइंड आउट कर लीजिए कितने ऐसे इनपुट सर्विस या कैपिटल गुड्स हैं जो नॉन बिजनेस के लिए यूज़ हो रहे हैं. उसको पूरी तरह से हटा दीजिए क्योंकि उसका क्रेडिट आपको कभी नहीं मिलेगा. आइडेंटिफाई करिए कितने इनपुट सर्विस या कैपिटल गुड्स आपकी एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए यूज़ हो रहे हैं, उसका क्रेडिट आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा. आइडेंटिफाई करिए कितने इनपुट सर्विस या कैपिटल गुड्स सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल गुड्स या टैक्सेबल सर्विसेज देने के लिए यूज़ हो रहे हैं, उसका आपको पूरा क्रेडिट मिलेगा. इसके अलावा जो बच गए इनपुट सर्विस या कैपिटल गुड्स जो मिक्सचर में यूज़ हो रहे हैं, कि मतलब कि यूज़ हो रहे हैं और इससे कुछ एग्जेम्प्ट भी निकल रहा है, कुछ नॉन बिजनेस पर्पज़ के लिए भी हो रहा है, कुछ टैक्सेबल के लिए भी यूज़ हो रहा है, इसको नाम दे दिया कॉमन क्रेडिट. और सारा खेल इसी का है कि भैया कॉमन क्रेडिट को आप कैसे बांटोगे, क्योंकि जो चीज़ें क्लियर है कि भैया टैक्सेबल के लिए यूज़ हुआ, ये एग्जेम्प्ट के लिए हुआ, ये नॉन बिजनेस के लिए, वो तो आपको मालूम है कि भैया नॉन बिजनेस या एग्जेम्प्ट के लिए अगर यूज़ होगा कोई भी इनपुट सर्विस या कैपिटल गुड्स तो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, और अगर टैक्सेबल के लिए होगा तो क्रेडिट मिलेगा. कॉमन में क्या होगा, उसमें हम कॉमन क्रेडिट को टर्नओवर के रेशो में, कि भाई देखो ये टोटल टर्नओवर है और ये एग्जेम्प्ट का टर्नओवर है, चाहे आपको लेटेस्ट टर्नओवर जो भी मिला है उसके हिसाब से देखेंगे, नहीं है तो पिछले क्वार्टर का देख लेंगे, जो भी प्रीवियस पीरियड था उसका टर्नओवर ले लेंगे. एक रेशियो निकालने के लिए तो यूज़ करना है टर्नओवर को, तो करंट पीरियड का तो अच्छा नहीं, तो प्रीवियस पीरियड का भी टर्नओवर ले सकते हैं, सिर्फ ये बाइफरकेट करने के लिए, एक सूटेबल रेशियो लेने के लिए. तो इसमें जितना पोर्शन एग्जेम्प्ट के हिस्से में आएगा वो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, और जितना टैक्सेबल के पोर्शन में आएगा उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा. वैसे तो यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई है, बट यदि मैं आपको एक एग्जांपल ही करा दूं डायरेक्टली, थोड़ा थोड़ा आइडिया लगेगा आपको. इजी फुटवेयर मैन्युफैक्चर करती है 2 वैरायटीज़ ऑफ एग्जेम्प्ट हवाई स्लीपर्स, चप्पल बोल रहा हूँ, एंड 5 वैरायटी ऑफ टैक्सेबल सैंडल्स एंड शूज़. तो यानी टोटल 7 वैरायटीज़ हो गए, 2 हो गए एग्जेम्प्ट और 5 हो गए टैक्सेबल.
हैज़ द फॉलोइंग टर्नओवर इन अक्टूबर एंड हैज़ 115,000 कॉमन क्रेडिट दैट हैज़ टू बी अपॉर्शन्ड। कॉमन क्रेडिट का मतलब आप समझ गए होंगे कि इसके लिए भी यूज़ हो रहा है, इसके लिए भी हो रहा है, सबके लिए मिक्स हो रहा है। हवाई स्लीपर, सैंडल, शूज़, सबके लिए यूज़ हुए हैं वो प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल वगैरह। और उस पर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट था, जीएसटी आपने पे किया था, वो था 1,15,000। अब इसका कितना परसेंट आप क्रेडिट ले सकते हो, कितना ले सकते हो, वो देखना पड़ेगा। ये कहते हैं हवाई 1 प्लस हवाई 2 चप्पल का टर्नओवर है 3 करोड़, यानी ये। और हवाई चप्पल जो है पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है, तो सरकार ने एग्जेम्प्ट करी हुई है, क्वेश्चन में गिवन है। टर्नओवर ऑफ ऑल वैरायटीज ऑफ टैक्सेबल शूज एंड सैंडल्स वो है 2 करोड़, और टोटल टर्नओवर है वो है 5 करोड़। तो बहुत सिंपल सी बात है भैया, 1,15,000 रुपये, 1,15,000 कॉमन क्रेडिट है जो हवाई चप्पल के लिए भी यूज हुआ है, जो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है, और सैंडल एंड शूज के लिए भी हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब टोटल टर्नओवर इस महीने का 5 करोड़ है और जो एग्जेम्प्ट सप्लाई है उसका टर्नओवर, हवाई स्लीपर्स का टर्नओवर 3 करोड़ है, तो अगर ये कॉमन क्रेडिट सारी चीज़ें बनाने के लिए यूज हुआ है, तो 3 करोड़ बनाने के लिए कितना परसेंटेज इसका आएगा, कितना पोर्शन निकलेगा? तो प्रोपोर्शनेटली यूनिटरी मेथड से निकाल लिया, 69,000 आईटीसी जो है वो पर्टेन करेगा एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए। और इस केस में जो है इतना आपको क्रेडिट या बेनिफिट जो है आपको नहीं मिलेगा, बाकी का मिलेगा। सर ये कैसे देखते हैं हम कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए, पहले तो हम पूरा का पूरा क्रेडिट ले ही लेते हैं भाई। जो चीज़ नॉन बिजनेस के लिए यूज़ होगी उसका तो हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे। जो चीज़ एग्जेम्प्ट के लिए ही सिर्फ यूज़ होने वाली है उसका क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं लेंगे। जो सिर्फ टैक्सेबल के लिए यूज़ होने वाली है उसका क्रेडिट ले लेंगे, और जो कॉमन क्रेडिट भी है वो भी हम ले लेंगे पूरा का पूरा, यानी अवेल कर लेंगे। बट बाद में जितना एग्जेम्प्ट के लिए यूज़ हुआ है उसको हम आउटपुट टैक्स में दोबारा से ऐड कर देंगे। तो बात एक ही पड़ गई ना भैया, हर महीने जितना जितना आपका निकल रहा है, जो अलाउ नहीं होना था बट आपने पूरा का पूरा क्रेडिट ले लिया, उतना पोर्शन आप ऐड कर दीजिए। अब इसको जो है डिटेल में कर लेते हैं। सेक्शन नंबर 17 इंपॉर्टेंट है, सब सेक्शन 2 रेड विथ रूल नंबर 42 एंड रूल नंबर 43। गुड्स और सर्विस यूज बाय रजिस्टर्ड पर्सन पार्टली फॉर बिजनेस एंड पार्टली फॉर अदर पर्पस। तो आईटीसी जो है वो सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए जो आपने यूज करा है उसके लिए ही अलाउ होगा। सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन 1। When goods or services are used by registered person partly for making taxable supplies, including zero rated supplies। सर ये जीरो रेटेड का मतलब क्या होता है? जीरो रेटेड का मतलब कि भैया उस सप्लाई पर जीएसटी होगा, पर क्योंकि आप उसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में या स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो डेवलपर है उसको सप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में वो भी मान लिया जाता है डीम्ड एक्सपोर्ट। और भले ही उसकी नॉर्मल जीएसटी रेट कुछ भी हो, हम वहाँ पर जीएसटी नहीं लगाते, क्योंकि एक्सपोर्ट पर जीएसटी नहीं लगता, डीम्ड एक्सपोर्ट पर जीएसटी नहीं लगता। पर उस केस में आप क्रेडिट फिर भी ले सकते हैं। एग्जेम्प्ट पर नहीं ले सकते, बट एक्सपोर्ट करेंगे तो क्रेडिट ले सकते हैं, उसका रिफंड भी ले सकते हैं कि भैया मैंने इतना सामान खरीदा, जीएसटी पे करा, उसको मैंने एक्सपोर्ट करने के लिए, गुड्स बनाने के लिए मैंने यूज़ कर लिया, तो उसमें कलेक्ट तो कुछ करोगे नहीं, पर जो आपने पे कर दिया है उसका आपको रिफंड मिल जाएगा, या उसका आप क्रेडिट ले सकते हो किसी और गुड्स को बनाने के लिए जो शायद आपके लिए टैक्सेबल होंगे। तो गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है एक्सपोर्ट को, इसके लिए यहाँ अलाउ होगा, तो ठीक है सर। एंड पार्टली फॉर मेकिंग एग्जेम्प्ट सप्लाई, then ITC shall be restricted to the tax paid on taxable supplies including zero rated supply। ये बोलता है आपका सेक्शन 17 सबसेक्शन 2। इसका मतलब ये है कि अगर आप टैक्सेबल प्लस एक्सपोर्ट के लिए यूज कर रहे हैं प्लस एग्जेम्प्ट के लिए भी यूज कर रहे हैं, तो भैया टैक्सेबल और जो आपने एक्सपोर्ट करा है उसके लिए जो भी आपने गुड्स यूज करे हैं और उस पर जो जीएसटी पे करा है उसका क्रेडिट मिलेगा, और जो एग्जेम्प्ट के लिए करा है उसका नहीं मिलेगा, उसे आप प्रोपोर्शनेटली देख लेंगे। एग्जेम्प्ट सप्लाई में क्या क्या आता है? एग्जेम्प्ट सप्लाई एक्सक्लूड्स एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3 दैट इज नेगेटिव लिस्ट। मैंने आपको कराया था सप्लाई के चैप्टर में कि नेगेटिव लिस्ट के कुछ आइटम्स होते हैं जिस पर जीएसटी नहीं लगता, उसे जीएसटी से एक्सक्लूड करा हुआ है, बेसिकली एग्जेम्प्ट नहीं है, वो एक्सक्लूडेड है। तो हम एग्जेम्प्ट सप्लाई में नेगेटिव लिस्ट वाले आइटम नहीं लेंगे। दैट मीन्स कि नेगेटिव लिस्ट के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि होता है फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रेमेशन सर्विसेज होती है, और भी कई सारे आपको मैंने उसमें पॉइंट्स करवाए थे, चेक कर लेना नेगेटिव लिस्ट के जो पॉइंट्स आ रहे हैं, 6, 7, 8 जो पॉइंट्स आ रहे हैं उसको ज़रा दोबारा से देख लेना। अब वहाँ पर क्या कहा था हमने कि वो जीएसटी के परव्यू से बाहर हैं। तो यदि आप यूज़ करते हैं इनपुट सर्विस, कैपिटल गुड्स,
नेगेटिव लिस्ट के आइटम बनाने के लिए, तो उस पर आपको जीएसटी का क्रेडिट मिलेगा, एक्सेप्ट सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। मतलब लैंड एंड बिल्डिंग पर अगर आप यूज़ करेंगे कुछ भी तो उसका आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। भले ही लैंड एंड बिल्डिंग भी अगर बनने के बाद बिकती है तो उसे हम नेगेटिव लिस्ट में हमने कवर किया था, पर इस केस में जो है उसका क्रेडिट आपको रिवर्स करना पड़ेगा, यानी आउटपुट टैक्स में ऐड करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको अभी सिखाया। पर बाकी कोई भी नेगेटिव लिस्ट का आइटम है और उसके लिए आप यूज़ करते हैं क्या, रॉ मटेरियल, इनपुट, सर्विस, कैपिटल गुड्स, और उस पर जीएसटी पे करते हैं, तो आप क्रेडिट ले सकते हैं क्योंकि उसे हम एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं मानते हैं। Similarly, interest discount on deposit and transportation of goods by vessel from custom station of clearance in India to a place outside India, इस पर भी जो है आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। वेसल से गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं कस्टम स्टेशन से, कस्टम स्टेशन से आप जैसे इंडिया में यहाँ पर लेकर आए, तो इंडिया में जो है कस्टम स्टेशंस बने हुए हैं, अब यहाँ से आप बाहर सप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, शिप से जाएगा माल, तो कस्टम स्टेशन से जा रहा है, गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, उस पर आईटीसी मिलेगा अगर आपने पे करा है तो। सिमिलरली इंटरेस्ट और डिस्काउंट भी जो है कई बार डिपॉजिट पर देते हैं, जैसे जमा करा दिया और इंटरेस्ट वगैरह मिल गया, उसे जीएसटी के परिव्यू से बाहर रखा जाता है, पर इनपुट टैक्स क्रेडिट उसमें आप ले सकते हैं अगर टैक्स पे करा है तो। आईटीसी अवेलेबल इफ गुड्स सर्विसेज यूज्ड फॉर एक्सपोर्ट सप्लाई टू एसईजेड, रिफंड मिल जाएगा, ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। एग्जेम्प्ट सप्लाई मीन्स ऐसी गुड सर्विसेज जो टैक्सेबल नहीं है, या होली एग्जेम्प्ट है, या निल रेट पर टैक्सेबल है। एग्जेम्प्ट सप्लाई इंक्लूड सप्लाई ऑन विच रेसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स। जी हाँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब मैं कोई सप्लाई कर रहा हूं और उस सप्लाई पर रेसिपिएंट को टैक्स देना है, तो वो मेरे लिए एग्जेम्प्ट सप्लाई मानी जाएगी। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो मैं कह रहा था ना कि एग्जेम्प्ट सप्लाई, तो इसमें अगर मैंने कुछ ऐसी सप्लाई करी है जिस पर जो टैक्सेबल नहीं है, जिस पर जीरो रेट पर टैक्स लगता है, निल रेट पर टैक्स लगता है, वो तो एग्जेम्प्ट सप्लाई है ही, और ऐसी सप्लाई करी है जिस पर रिवर्स चार्ज में टैक्स लगता है, मतलब सामने वाला व्यक्ति देगा, तो वो भी एग्जेम्प्ट सप्लाई है, क्योंकि उस पर मुझे तो आउटपुट टैक्स कलेक्ट करना नहीं, तो वो भी आपका एग्जेम्प्ट सप्लाई में आ रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। अच्छा सर, ये बात तो समझ में आ गई है, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया है। अब जरा अपोर्शनमेंट देख लेते हैं कि वो अपोर्शन करना कैसे है। रूल नंबर 42 कहता है अपोर्शनमेंट ऑफ आईटीसी ऑफ इनपुट्स, मतलब जो टैक्स क्रेडिट है वो अलाउ होगा पहले तो, बट बाद में प्रोपोर्शनेटली जो एग्जेम्प्ट के लिए यूज़ हुआ है या नॉन बिजनेस के लिए यूज़ हुआ है उसको रिवर्स करना पड़ेगा, यानी आउटपुट जीएसटी में ऐड करना पड़ेगा। उसका क्या मेथोडोलॉजी है वो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। आईटीसी ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विस यूज फॉर मिक्स्ड पर्पस नीड्स टू बी सेग्रीगेटेड एज फॉलोज। जो एक्सक्लूसिवली किसी के लिए यूज हो रहा है उसका तो आपको क्लियरली मालूम है, जो मिक्स पर्पस के लिए यूज हो रहा है वहां पर दिक्कत है कि भैया कितना अलाउ करें आईटीसी, कितना ना करें। तो मिक्स्ड पर्पस के लिए पहले तो पूरा ही अलाउ कर लो, बाद में जितना एग्जेम्प्ट के लिए यूज हो रहा है उसको रिवर्स कर दो, और जितना नॉन बिजनेस पर्पस के लिए हो रहा है उस केस में कॉमन क्रेडिट का 5% अलग से रिवर्स कर दो। ये स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, इररिस्पेक्टिव की नॉन बिजनेस के लिए कितना यूज हुआ। इन केस ऑफ कॉमन क्रेडिट, जिसमें इकट्ठे नॉन बिजनेस के लिए भी हो रहा है, एग्जेम्प्ट के लिए भी हो रहा है, टैक्सेबल के लिए, सबके लिए यूज हो रहा है, तो उसमें अगर नॉन बिजनेस का कुछ भी अंश है तो सीधा ही कॉमन क्रेडिट का 5% रिवर्स करना ही है आपको, प्लस एग्जेम्प्ट के लिए जितना यूज हुआ उसका टर्नओवर के हिसाब से बांटकर रिवर्स करना ही है आपको। तो आईटीसी रिलेटेड टू एग्जेम्प्ट सप्लाई कितना होगा, कॉमन क्रेडिट को आपने मल्टीप्लाई किया एग्जेम्प्ट टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर, कि अगर ये कॉमन क्रेडिट टोटल टर्नओवर के लिए इतना है तो एग्जेम्प्ट के लिए कितना होगा, उसको आप रिवर्स कर देंगे। और टर्नओवर में कभी भी जो है एक्साइज ड्यूटी, वैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये टर्नओवर का पार्ट कभी नहीं बनता है, ये तो अलग से टर्नओवर के ऊपर लगता है। कई लोग मानेंगे कि भैया ये इनवॉइस अमाउंट है, इस पे जीएसटी एडेड है, उसे टोटल ऐड कर टर्नओवर देख लो और उसके रेशो में ले लो। जी नहीं, टैक्स हटाकर टर्नओवर देखा जाएगा। अब बात करते हैं कैपिटल गुड्स का अपोर्शनमेंट क्या होता है। रूल नंबर 43 इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे रिवर्सल वगैरह तो ये कॉन्सेप्ट आपका बार बार आएगा। देखिए समझने वाली बात है, जो रॉ मटेरियल हमने यूज करे जिसे हम इनपुट बोलते हैं, इनपुट्स, ये कई बार हम इनपुट सर्विस यूज करते हैं। किसी की हमने सर्विस ली, इंटरनेट की सर्विस ली, अब सर्विस लूंगा तो भी कंप्यूटर चलाऊंगा और आउटपुट सर्विस या आउटपुट गुड्स बनाऊंगा। तो इसमें तो जो आप ले रहे हैं वो ज़्यादातर आप 1 साल में यूज़ कर ही लेंगे, 1 ईयर में नहीं,
भाई लिया है, स्टॉक में पड़ा रहेगा, यूज़ कर ही लेंगे। तो जब आपने इसको लिया, सारी कंडीशन मीट हो गई, आप इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट के लेजर में डाल देंगे, अवेल कर लेंगे, जिसका भी एक टाइम लिमिट है। नेक्स्ट ईयर की एनुअल रिटर्न भरने तक या सितंबर मंथ की जो भी आपकी रिटर्न होती है 20 अक्टूबर तक जो भरी जाती है, उससे पहले पहले जो भी अर्लियर है उससे पहले पहले आप क्लेम कर लेंगे, नहीं तो आपका ये लैप्स हो जाएगा। और जिस महीने है उसी महीने ले लें तो सबसे बेस्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर कैपिटल गुड्स में क्या होता है, कैपिटल गुड्स तो जो है आपके 5 साल 10 साल पता नहीं कितने साल भी चल सकते हैं, 15 साल तक। तो ये तो आपने सीधा ही मान लो कि 1 करोड़ का एसेट खरीदा और उस पर 10 लाख रुपए का जीएसटी पे कर दिया, तो क्या 10 लाख का मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट अभी ले लूँ, तुरंत ले लूँ? द आंसर इज यस, आप अभी ले सकते हैं, आप पूरा का पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट अभी ले सकते हैं। और एज्यूम करेंगे कि मेरा जो कैपिटल गुड्स है उसकी लाइफ 5 ईयर्स है, यानी कि 60 मंथ्स है। एक साल में 12 महीने होते हैं तो 5 साल में 60 महीने हो गए, तो 60 मंथ्स आपके एक्ट ने एज्यूम करी हुई है कि हम कोई भी कैपिटल गुड्स की 60 मंथ्स की लाइफ मानेंगे। सर इसकी ज़रूरत क्या है? इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि मान लेते हैं कई बार, बहुत बार ऐसी भी केसेस आते हैं कि आप एक एसेट को लाए और उस एसेट को आपने यूज़ करना शुरू करा टैक्सेबल गुड्स के लिए, और उससे आपने शिफ्ट कर लिया उसको एग्जेम्प्ट के लिए, या एग्जेम्प्ट वाले को टैक्सेबल में शिफ्ट कर लिया, या फिर कॉमन क्रेडिट के लिए यूज़ होता था उसको एग्जेम्प्ट के लिए शिफ्ट कर लिया, एग्जेम्प्ट के लिए होता था उसे कॉमन क्रेडिट के लिए, मतलब दोनों के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया। एक कैपिटल एसेट सिर्फ एग्जेम्प्ट सप्लाई बनाता था, फिर मैंने कहा चलो इससे मैं टैक्सेबल भी बनानी शुरू कर देता हूँ, अब दोनों बना रहा हूँ। तो जहाँ तक मेरे को क्लैरिटी है कि भैया सिर्फ टैक्सेबल के लिए यूज़ होगा तब तो मैं उसका पूरा क्रेडिट लूँगा, एग्जेम्प्ट के लिए होगा मैं नहीं लूँगा। पर बीच में शिफ्ट करना है तो मुझे देखना पड़ेगा ना, अच्छा 60 महीने लाइफ थी, इतना क्रेडिट था, इतना अलाउ होना चाहिए था, इतना नहीं हुआ तो इतना ले लो या इतना रिवर्स कर दो। तो वो सारा काम जो हम आपको यहाँ बताया गया है समझने के लिए। अपोर्शनमेंट ऑफ आईटीसी ऑफ कैपिटल गुड्स रूल नंबर 43। टैक्स क्रेडिट शैल बी अवेल्ड इन द बिगिनिंग, मतलब आप पूरा ही टैक्स क्रेडिट अवेल कर लेंगे, भले 10 लाख का हो 50 लाख का हो, भले ही 5 साल आपके कैपिटल गुड्स चलने हो, आप तो अभी अवेल कर लेंगे, उसको अभी भी यूटिलाइज कर सकते हैं। पर प्रपोर्शनेट आईटीसी आपको जो है एग्जाम सप्लाई के लिए जो यूज़ हुआ है उसको रिवर्स करना पड़ेगा हर महीने के टर्नओवर के बेस पर, और लाइफ जो है आप उसको 60 महीने मानेंगे फ्रॉम द इनवॉइस डेट। समझने के लिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा गया है, मैंने करवाया है यहाँ पे एग्जाम्पल ताकि समझ में आए कॉन्सेप्ट। प्लांट एंड मशीनरी आपने परचेज करा 20 लाख रुपए का, एंड 3 लाख रुपीज़ जो उस पर आपने इनपुट टैक्स आपका बनता था, आपने जीएसटी पे करा है। दिस मशीनरी इज यूज फॉर बोथ एग्जेम्प्ट 2 लाख रुपए का टर्नओवर है उसका, एंड टैक्सेबल 6 लाख का टर्नओवर है अक्टूबर मंथ का। तो पहले हम क्या करेंगे, जो ये 3 लाख रुपए है इसका पूरा हम आईटीसी ले लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को हम क्रेडिट कर देंगे। हमने पूरा ले लिया, और हमेशा जो भी कॉमन पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है उसमें भी हमने पूरा क्रेडिट पहले ही ले लिया। फिर हम देख रहे हैं भैया इस महीने एग्जेम्प्ट के लिए कितना यूज़ हुआ, उतना हमने रिवर्स कर दिया था इनपुट और इनपुट सर्विस के लिए। कैपिटल गुड्स में थोड़ा सा अलग है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले तो पूरा ही ले लिया 3 लाख का क्रेडिट हमने कि भैया ठीक है हम कॉमन के लिए यूज़ करेंगे पूरा ले लो एक बार तो, या टैक्सेबल के लिए यूज़ करेंगे तो भी पूरा ले लो। सिर्फ एग्जेम्प्ट के लिए पूरा यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली मत लो क्योंकि वो अलाउ नहीं होएगा, अदरवाइज पूरा ले लो एक बार। और उसके बाद आप देखो कि भैया ये जो 3 लाख रुपए था ये तो 60 महीने के लिए था, तो एक महीने का बनेगा 5,000 रुपये। तो इस महीने का जो 5,000 है उसमें मान लेते हैं कि 2 लाख रुपये, मान लेते हैं कि 8 लाख का जो है यहाँ पर दे रखा है, 8 लाख का मेरा जो है टोटल टर्नओवर है एग्जेम्प्ट प्लस टैक्सेबल, और 2 लाख मेरा एग्जेम्प्ट है। तो प्रोपोर्शनेटली इस 5,000 जो इस महीने का बनता है, 3 लाख 60 महीने का बनता है जो मैं पूरा ले चुका हूँ, इस महीने का 5,000 बनता है। तो उस 5,000 में एग्जेम्प्ट के लिए कितना है वो मैंने देख लिया 1250, और इसे मैं आउटपुट टैक्स में ऐड कर दूंगा। ये हर महीने आप लोग करते रहेंगे 60 महीने तक, हर कैपिटल एसेट के केस में। इफ कैपिटल गुड्स यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस पर्पस और मेकिंग एग्जेम्प्ट सप्लाई, but subsequently it is brought to use for making taxable as well as exempt supply, then ineligible credit shall be 5% per quarter, or part thereof shall be added to the output tax liability, and the entire input tax credit on such goods as shown on the invoice at the time of purchase will be added in the common credit। क्या मतलब है इस लाइन का, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ का? मैं एक कैपिटल गुड लाया, मैंने डिसाइड करा कि इससे मैं जो बनाऊंगा प्रोडक्ट वो एग्जेम्प्ट है या फिर नॉन बिजनेस पर्पस के लिए ही मुझे यूज़ करना है, ये मैंने मान लिया। तो अगर मैं ऐसे ही मान के चल रहा हूँ और इस पर मान लेते हैं मैंने 10 लाख का जो है जीएसटी पे करा था, तो मैं डेफिनेटली इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लूँगा क्योंकि मैं ना तो इसको टैक्सेबल के लिए यूज़ कर रहा हूँ
ना मैं इसको टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट के लिए कर रहा हूँ कि भैया इसका कुछ पोर्शन मुझे बेनिफिट जो है मिलेगा, मैं क्लियरली इसको एग्जेम्प्ट के लिए कर रहा हूँ, नॉन बिजनेस के लिए कर रहा हूँ। दैट मीन्स आई नो कि इसका क्रेडिट मुझे मिलेगा ही नहीं, तो मैं इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट के लेजर में डालूंगा ही नहीं। बट बाद में जो है मेरा मन बन गया, मे भी मान लेते हैं कितने महीने बाद मेरा मन बन गया, 1 ईयर 2 months एंड 20 days के बाद, मान लेते हैं 1 ईयर 2 months एंड 20 days के बाद मेरा मन बन गया कि यार इसमें ना एग्जेम्प्ट और नॉन बिजनेस के लिए तो यूज़ कर ही रहा हूँ, कुछ मैं एक टैक्सेबल प्रोडक्ट बनाना भी इससे शुरू कर लेता हूँ। तो अब इसका नेचर चेंज हो गया। पहले तो हमने क्रेडिट डाला ही नहीं था इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर में, अब क्योंकि मैं एग्जेम्प्ट के लिए भी यूज़ कर रहा हूँ और टैक्सेबल के लिए भी यूज़ कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है अब इसका जो पर्पस हो गया वो हो गया कॉमन क्रेडिट, करेक्ट। और कॉमन क्रेडिट तो आप जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर में पूरा का पूरा ले लेते थे और हर महीने जो एग्जेम्प्ट के लिए यूज़ हो रहा है उतना रिवर्स कर देते थे प्रोपोर्शनेटली। तो सेम आप यही करेंगे। आप क्या करेंगे, जो 10 लाख का क्रेडिट है उसे आप इनपुट टैक्स क्रेडिट के लेजर में, क्रेडिट लेजर में यहाँ पे डाल देंगे पूरा का पूरा। पर सर ये तो 60 महीने के लिए था। हाँ जी 60 महीने के लिए था, कितने महीने हो गए, कितने क्वार्टर हो गए, तो क्वार्टर का हिसाब दे रखा है यहाँ पर 5% पर क्वार्टर का दे रखा है, पर क्वार्टर का जीएसटी आपको नहीं मिलेगा ये दे रखा है यहाँ पर, यानी कि एक साल में 4 क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर, मतलब कि अगले 3 महीने पूरे नहीं हुए, सिर्फ 2 महीने 20 ही दिन हुए हैं, पर उसको मैं पूरा क्वार्टर मानूंगा। और एक दिन एक्सीड हो गया तो एक क्वार्टर पूरा, तो 5 क्वार्टर मानता। 5% निकाल कर 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और उसको मैं आउटपुट टैक्स में ऐड कर दूंगा, सिंपल, कि भाई ये तो मेरा अलाउ नहीं होएगा। एग्जाम्पल के तौर पर दोबारा देखते हैं। इन अबव एग्जाम्पल मान लेते हैं कि प्लांट एंड मशीनरी वॉज यूज फॉर मेकिंग ओनली एग्जेम्प्टेड गुड्स। मान लेते हैं कि जो ऊपर प्लांट एंड मशीनरी है वो सिर्फ एग्जेम्प्ट के लिए यूज हो रहा था, जो 3 लाख रुपए का मैंने टैक्स पे करा था। पर 1 साल 2 महीने और 20 दिन के बाद उसे मैंने एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल दोनों के लिए यूज करना शुरू कर दिया। अब इसमें आप क्या करोगे, तो जैसे ही मैंने इसका नेचर बदला, कॉमन पर्पस के लिए यूज करने लगा, तो पूरा का पूरा जो जीएसटी पे किया था उसका तो मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट अब ले सकता हूँ। पहली बात, उसका मैं जीएसटी का क्रेडिट ले सकता हूँ। बट जब मैंने एसेट खरीदा था 3 लाख का क्रेडिट तो मुझे तब लेना था ना, अब तो काफ़ी टाइम निकल चुका है जो मैंने इसको सिर्फ एग्जेम्प्ट के लिए ही यूज़ करा। तो इसीलिए उसके लिए आपके एक्ट में दे रखा है कि अगर आप पहले इसको सिर्फ एग्जेम्प्ट या नॉन बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे थे, टैक्सेबल के लिए नहीं कर रहे थे, तो उस केस में आप 5% पर क्वार्टर के हिसाब से जितने क्वार्टर हो गए हैं, या पार्ट ऑफ द क्वार्टर को भी पूरा क्वार्टर मान लेना। तो जैसे यहाँ पर 1 साल हो गया यानी कि 4 क्वार्टर, और कुछ महीने और हो गए तो 1 और क्वार्टर, तो 5 क्वार्टर। तो 3 लाख का 5% मल्टीप्लाई बाय 5 क्वार्टर्स, तो 75,000 को आप आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड कर दो। तो ये सेपरेटली पूरा का पूरा ऐड कर दो क्रेडिट, और फिर जो रिवर्स होना चाहिए पोर्शन उसे रिवर्स कर दो, क्योंकि इतने पीरियड का तो आपने सिर्फ एग्जेम्प्ट के लिए ही यूज़ करा था। अब क्या होगा सर, अब हर महीने आप क्या करोगे, हर महीने वैसे ही करोगे जैसे पहले कर रहे थे, कि अगले महीने की सेल हुई, उस सेल में आपने इसको एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल दोनों के लिए करा। टैक्सेबल था 6 लाख, एग्जेम्प्ट था 2 लाख, टोटल था 8 लाख। 3 लाख का था क्रेडिट 60 महीने का, तो एक महीने का बनेगा 5,000 रुपये। तो 5,000 एक महीने का है, और उस महीने में 8 लाख टोटल सेल है, और 2 लाख रुपए जो है वो आपने एग्जेम्प्ट के लिए यूज़ करा है, तो 1250 को आप फिर रिवर्स कर देंगे। तो यानी पूरा का पूरा क्रेडिट लेने का अलग काम झाम है, और जो रिवर्स होना है वो अलग काम झाम है, दोनों सेपरेटली चलते रहेंगे, कोई भी मिक्सचर इसमें नहीं है। वेयर कैपिटल गुड्स विच वर इनिशियली यूज फॉर टैक्सेबल सप्लाई, पहले सिर्फ टैक्सेबल के लिए यूज होते थे, नाउ बीइंग यूज फॉर बोथ एग्जेम्प्ट एंड नॉन बिजनेस एंड टैक्सेबल सप्लाई, अब सबके लिए हो रहे हैं, एग्जेम्प्ट, नॉन बिजनेस, टैक्सेबल सबके लिए यूज में हो रहा है। तो कुछ नहीं करोगे यार, अगर पहले टैक्सेबल के लिए पूरा यूज होता था तो आपने पूरा का पूरा कहाँ डाला हुआ था, इनपुट टैक्स क्रेडिट के लेजर में डाला था। अगर टैक्सेबल के साथ एग्जेम्प्ट के लिए, नॉन बिजनेस के लिए भी यूज हो रहा है, तो भी हम उसको कॉमन क्रेडिट होता है तो उसको भी हम पूरा का पूरा ही डालते थे इनपुट टैक्स क्रेडिट के लेजर में, फिर रिवर्स कर देते थे। तो रिवर्स कर देना भैया, पहले सारा का सारा टैक्सेबल टर्नओवर आ रहा था, अब एग्जेम्प्ट का भी आएगा, तो जो भी 60 से डिवाइड कर एक महीने का बनता है, उसमें जो एग्जेम्प्ट के लिए यूज हो रहा है उसको रिवर्स कर देना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सेक्शन 17 सब सेक्शन 4 रूल नंबर 38 एक ऑप्शन देता है बैंक्स को एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को, कि आप एग्जैक्ट 1-to-1 अगर कोरिलेशन नहीं निकाल सकते हो, तो ऑप्शन दिया है, मैंडेटरी नहीं है। जहां पर भी ऑप्शनल लिखा है वहां पर उनकी कन्वीनियंस के लिए एक बेनिफिट दिया है, इट इज नॉट मैंडेटरी। They have the option to limit its availment of ITC to 50% of the eligible ITC on input capital goods and input services each month, and remaining ITC shall lapse.
कि दिमाग मत लगाओ रिवर्स वगैरह करने का। सिंपल सा ये करो कि 50% ले लो और 50% लैप्स कर दो बस। नॉट रिक्वायर्ड टर्नओवर के रेशो में वो सब करने की इनको जरूरत नहीं है। ITC of inputs and input services that are used for non-business purpose and items mentioned under 17.5 blocked credit cannot be availed। ये मैं आपको करा चुका हूँ। ब्लॉक क्रेडिट के लिए यूज करोगे नहीं मिलेगा। रिस्ट्रिक्शन ऑफ अवेलिंग 50% ITC shall not apply to the tax paid on supplies procured from another registration within the same entity। आप ही की सेम एंटिटी है बट आपने उसका GST रजिस्ट्रेशन अलग लिया क्योंकि दूसरी ब्रांच में है, मतलब दूसरी स्टेट में हो सकती है, और एक दूसरे से ही सर्विस ले रहे हो तो उसमें बिल तो रेज होगा। एक दूसरे सर्विस लोगे, अलग अलग GST का रजिस्ट्रेशन नंबर है, बट वहाँ पूरा 100% आप क्रेडिट ले सकते हैं। एक बार आपने ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिया उसके बाद आप इसको चेंज नहीं करेंगे। ये सिर्फ किसके लिए दिया ऑप्शन? बैंकों के लिए दिया है। तो इसमें क्वेश्चन क्या आएगा? आएगा कि इस महीने का इतना क्रेडिट है, ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बोलो 50% रिवर्स करेंगे और 50% ले लेंगे। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर यहाँ तक की बात क्लियर है तो थोड़े से कॉन्सेप्ट में आपको और करा देता हूँ, ठीक है ना। कम से कम ये एक पेज आपके साथ मैं डिस्कस कर लेता हूँ और फिर बाकी जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। देखते हैं, हो सकता है कि आज ही कंप्लीट हो जाए। एंटाइटलमेंट ऑफ ITC एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, सेक्शन नंबर 18 एंड रूल नंबर 40। ये सारा का सारा CGST एक्ट का है। आप पहली बार GST में रजिस्टर करवा रहे हैं, चाहे वॉलंटरी रजिस्टर करवा रहे हैं आप। A person who has applied for registration within 30 days from the date on which he becomes liable to registration and has been granted such registration। आपने जो है टाइम पर रजिस्ट्रेशन करवा लिया। सेक्शन 18(1)(a) में लिखी है बात। In this case, person can ITC of inputs held in stock, inputs contained in semi-finished and finished goods on the day immediately preceding the date from which he becomes liable to pay tax। इसका क्या मतलब है? भाई मेरा टर्नओवर कम था, अब मेरा टर्नओवर जो है कम था तो मैं कभी भी GST में रजिस्टर नहीं कराऊंगा। बट अचानक मेरा टर्नओवर जो है 1 अगस्त को 22 को मेरा टर्नओवर एक्सीड हो गया 20 लाख रुपीज़ से। तो जैसे ही मेरा टर्नओवर 20 लाख से एक्सीड हुआ, मैंने 16 अगस्त को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, क्योंकि 30 दिन में आप अप्लाई कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन मुझे 3 दिन में ग्रांट हो गया, और क्योंकि मैंने 30 दिन में अप्लाई करा था तो मेरी GST रजिस्ट्रेशन की डेट इफेक्टिव हो गई 1 अगस्त से। तो जब तक मैं GST में रजिस्टर्ड नहीं था तब तक तो मैं ना GST चार्ज करता था, और जो मैंने सामान खरीदा उस पर GST पे करा, ना ही मैं उसका इनपुट लेता था। तब तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। अब क्योंकि मैं GST में रजिस्टर अपने आप को करवा रहा हूँ, तो इस डेट से पहले अगर मैंने टाइम पर रजिस्ट्रेशन ले लिया तो इस डेट से एक दिन पहले यानी 31 जुलाई को जो भी मेरे पास रॉ मटेरियल में सेमी फिनिश्ड गुड्स में या फिनिश प्रोडक्ट में जो भी मैंने सामान यूज़ करा था, या तो रॉ मटेरियल में पड़ा होगा, खरीद के रखा होगा, या उसको मैंने वर्क इन प्रोग्रेस में डाल दिया होगा, या उसके फिनिश प्रोडक्ट बन गए होंगे बट बेचा नहीं होगा, तो इनमें जो जो मैंने यूज़ करा इनपुट, ना ही इनपुट सर्विस की बात रखी, ना ही कैपिटल गुड्स लिखा है। ये कैच है यहाँ पे, कहीं कहीं पे कैपिटल गुड्स है, कहीं कहीं पे नहीं है। तो कहाँ पर क्या मिलेगा वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ कैपिटल गुड्स नहीं लिखा, सिर्फ इनपुट का जिक्र करा गया है। तो यहाँ पर जो भी मेरे इनपुट्स पड़े हुए हैं इसमें, या मैंने उसको लगा दिया या फिनिश प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गए, उस पर जो भी मैंने GST पे करा था मैं उसका अब क्रेडिट ले सकता हूँ, क्योंकि अब तो मैं GST में आ गया हूँ, रजिस्टर करवा लिया है, और मैं सामने वाली पार्टी से भी GST चार्ज करूँगा जब इसको बेचूंगा, तो मैं उसका इनपुट ले सकता हूँ। ये यहाँ पर बात दे रखी है। और पर्सन हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर बट ऑब्टेन्स वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, ये बात लिखी है क्लॉज बी में। इस केस में क्या होगा? इस केस में वो ITC जो भी उसका स्टॉक में है, सेमी फिनिश गुड्स में है, ऑन द डे इमीडिएटली प्रेसिडिंग द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि मेरा टर्नओवर का कोई लिमिट था ही नहीं। मैंने ऐसे ही रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया 16 अगस्त को, और मुझे रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो गया, ठीक है ना। तो जब मुझे रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो गया, उससे एक दिन पहले, देखो डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो जिस दिन रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो उससे एक दिन पहले जो मेरे पास सामान पड़ा था और उस पर मैंने जो भी सामान खरीदने के टाइम GST पे करा था, उसका मैं क्रेडिट ले सकता हूं, ठीक है ना। फर्क क्या है? जहां पर आपका टर्नओवर एक्सीड हुआ फिर आपने कराया, 30 डेज में रजिस्टर करा लिया, तब तो भैया जो आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, मतलब कुल मिलाकर एक ही बात हो गई, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से एक दिन पहले
जो भी आपका इनपुट्स लगे हुए हैं रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स में, अब क्योंकि आप बेचकर जीएसटी कलेक्ट करोगे तो उस पर जो जीएसटी लगा है उसका क्रेडिट भी आप ले सकते हो। सिर्फ इतनी सी बात है एक लाइन में बताई जाए तो। पर कैच ये है कि उसमें जो आपने रॉ मटेरियल लगाया था या फिर वर्क इन प्रोग्रेस या फिनिश प्रोडक्ट में जो रॉ मटेरियल लगाया था वो 2 साल पहले खरीदा हुआ था, फिनिश प्रोडक्ट बिका ही नहीं 2 साल से। तो कैच ये है कि भैया आईटीसी तो आप ले सकते हो, उसकी लिमिट 1 साल दे रखी है। टैक्स इनवॉइस से 1 साल के विद इन ही आप ले सकते हो। और दूसरी कंडीशन ये दे रखी है कि भैया पूरा साल खत्म हो गया और उसके बाद जो सितंबर आ रहा है उसकी जो ड्यू डेट है, या फिर जो पूरे साल की आप रिटर्न भरेंगे, जैसे 31 दिसंबर तक भर सकते हैं नेक्स्ट ईयर का, बट आप पहले भी भर सकते हैं, तो जो भी अर्लियर है उससे पहले पहले ही आप क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। तो पता लगे वो टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया तो नहीं ले पाएंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि 1 अगस्त को रजिस्ट्रेशन लिया बट 30 जून 2021 को एक्चुअली में जो रॉ मटेरियल परचेज करा था जिस पर मैंने 1000 रुपये का जीएसटी पे करा था, वो रॉ मटेरियल अभी भी मेरा फिनिश प्रोडक्ट में आ रहा है क्योंकि बिका नहीं है, तो इसका मैं क्रेडिट नहीं ले पाऊंगा क्योंकि 1 साल एक्सपायर हो चुका है। तो ये कंडीशंस भी आपको इंश्योर करनी पड़ेगी कि ये फॉलो हो रही है। कैपिटल गुड्स अगर ऊपर पड़े हुए हैं, मैंने मशीनरी वगैरह यूज करी थी, उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। हाँ, नई लोगे तो मिलेगा, पुरानी का नहीं मिलेगा। क्रेडिट लेने के लिए आपको पहले तो सर्टिफाई करवाना पड़ेगा सीए या कॉस्ट अकाउंटेंट से। आईटीसी का 01 फॉर्म है जो 30 दिन में आप सबमिट करेंगे, जिसमें सारा जो भी आप एलिजिबल आईटीसी आप कह रहे हैं उसकी डिटेल सबमिट करेंगे। ये सभी को डिटेल सबमिट करनी होती है आईटीसी 01 में। अगर आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं उस केस में बताते हैं कि भाई इतना मेरे का इनपुट बनता है, सामान खरीदा हुआ था और मैं उसका क्रेडिट लेना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि जब तक जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं थे तब तक तो डिपार्टमेंट के पास कोई डिटेल जा नहीं रही थी, ना आप रिटर्न भरते थे, ना कुछ शो करते थे, ना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर था आपके पास। तो जब ले रहे हैं तो बता दो कि भाई इतना मैं ऑलरेडी खरीद चुका हूँ आईटीसी 01 में, उसका इनपुट लेना चाहता हूँ। और अगर आईटीसी 2 लाख से ज़्यादा बन रहा है क्लेम करने का तो फिर आप सर्टिफाई भी करवाएंगे, तो वो चेक कर जो है सर्टिफाई कर देंगे, हाँ भाई सही बोल रहा है। तो ये भी एक आपका काम आ गया है। मिस्टर जेड बिकम्स लाइबल टू पे टैक्स ऑन 1 अगस्त एंड हैज ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन ऑन 15 अगस्त। तो इस केस में मिस्टर जेड जो है एलिजिबल होंगे, जो भी उन्होंने इनपुट वगैरह खरीदा है, रॉ मटेरियल खरीदा और एज इट इज़ पड़ा है या उसको लगा दिया, सेमी फिनिश बन गया, फिनिश प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया है और 31 जुलाई को स्टॉक में आ रहा है, उस सब का वो ले पाएंगे। पर कैपिटल गुड्स जो खरीदे थे उस पर जीएसटी जो पे करा था उसका इनपुट नहीं ले पाएंगे क्योंकि वो पहले जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं थे। सिमिलरली एक और केस करते हैं, सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 रूल 40। इसमें आईटीसी इन केस ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम कॉम्पोजिशन स्कीम टू नॉर्मल स्कीम और वेयर एग्जेम्प्ट सप्लाई बिकम्स टैक्सेबल। कहने का मतलब सिंपल है, भाई कॉम्पोजिशन में मैं टैक्स कलेक्ट नहीं कर रहा होता हूँ, एग्जेम्प्ट में भी कलेक्ट नहीं करता, तो कॉम्पोजिशन में क्या हो रहा है कि भैया मैं एक परसेंटेज दे रहा होता हूँ मानकर कि भैया इतना ही टैक्स मुझे देना है, मैं कस्टमर से कलेक्ट नहीं करता हूँ। और एग्जेम्प्ट में भी मैं कस्टमर से कलेक्ट नहीं करता, बट वो तो एग्जेम्प्ट ही होता है। बट अगर वो सप्लाई टैक्सेबल बन गई या कॉम्पोजिशन से मैं नॉर्मल स्कीम में शिफ्ट हो गया तो फिर मुझे जो है कस्टमर से चार्ज करना पड़ेगा। उस केस में क्या होगा? उस केस में वो जो पर्सन है कॉम्पोजिशन स्कीम में भी इनपुट नहीं ले रहा था और सिर्फ एग्जेम्प्ट के लिए यूज कर रहे थे, तब भी मैं इनपुट नहीं ले रहा था, अभी मैंने आपको कराया। बट अगर वो टैक्सेबल बन गया या मैं नॉर्मल स्कीम में शिफ्ट हो गया तो उस केस में सच पर्सन शैल बी एंटाइटल फॉर आईटीसी रिलेटेड टू इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक, सेमी फिनिश्ड, फिनिश गुड्स एंड ऑन कैपिटल गुड्स। इस केस में तो कैपिटल गुड्स पर भी जो जीएसटी पे करा उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। डेफिनेटली इसमें एक कैच है, वो मैं आपको बताऊंगा, पर कैपिटल गुड्स पर भी मिल जाएगा और जो इनपुट्स हैं उस पर भी मिल जाएगा ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट फ्रॉम विच ही बिकम्स लायबल टू पे टैक्स और सच सप्लाई बिकम्स टैक्सेबल। कि पहले तो एग्जेम्प्ट थी सर, अचानक से टैक्सेबल हो गई, तो उस दिन से जो पिछले दिन में आपने कैपिटल गुड्स खरीद के रखा हुआ था और जो सामान में इनपुट लगाया हुआ था उस पर जो जीएसटी पे करा था उसका क्रेडिट पूरा ले पाएंगे। पहली बात ये, आप कॉम्पोजिशन स्कीम में थे और नॉर्मल स्कीम में शिफ्ट हो गए, तो जैसे ही आप शिफ्ट हो गए और उसके बाद आपको टैक्स कलेक्ट करना है अपने कस्टमर से, तो जब एलिजिबल हुए इस चीज़ के लिए उससे एक दिन पहले जो भी आपके पास क्लोजिंग स्टॉक आ रहा था, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश प्रोडक्ट या कैपिटल गुड्स, और उस पर जो आपने चीज़ें यूज़ करी थी, कैपिटल गुड्स में तो कुछ एज इट इज गुड्स होगा वो, पर रॉ मटेरियल के बाद जो सेमी फिनिश और फिनिश गुड्स हैं उसमें आपने कुछ सामान लगाया होगा, उस पर जीएसटी पे करा होगा। तो जब भी आप लायबल है उसे एक दिन पहले जो भी आपने सामान खरीद के उसमें लगाया था अपने फिनिश प्रोडक्ट में, सेमी फिनिश गुड में, ये रॉ मटेरियल एज इट इज पड़ा है, उसका जीएसटी का क्रेडिट आप ले सकते हैं। पर कैपिटल गुड्स में कैच है कि जैसे हमने अभी ऊपर करा था कि भैया एक कैपिटल गुड्स आप सिर्फ एग्जेम्प्ट के लिए यूज़ कर रहे थे, फिर उसे एग्जेम्प्ट के साथ टैक्सेबल के लिए यूज़ करने लग गए, ये एग्जेम्प्ट से टैक्सेबल में शिफ्ट कर लिया, तो हम पूरा क्रेडिट लेते हैं, बट
5% पर क्वार्टर के हिसाब से या पार्ट देयर ऑफ के हिसाब से हम उसे रिवर्स भी कर देते हैं। सेम एग्जांपल जैसे हमने अभी ऊपर करा था ना कॉमन क्रेडिट वाले केस में, सेम यहाँ पर है। मान लेना कि एग्जेम्प्ट से टैक्सेबल बन रहा है, एग्जेम्प्ट से कॉमन क्रेडिट में आ रहा है, बात एक ही है। एग्जेम्प्ट से टैक्सेबल में आएगा तो पहले अलाउड नहीं था, अब अचानक से जो है कैपिटल गुड्स पे जो जीएसटी पे करा है वो अलाउ होगा, तो जो जितना पिछला पीरियड निकल गया उसका 5% पर क्वार्टर के हिसाब से तो आप आउटपुट टैक्स में ऐड करते हैं ना, और टोटल जो बनता है उसको अलाउ कर देते हैं। सेम आप यहाँ पर करेंगे। ITC टू बी अवेल्ड विद इन 1 ईयर, जैसे मैंने आपको बताया वो तो टाइम लिमिट दे ही रखी है, वो आपका सारा का सारा टाइम लिमिट लगेगा जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इसमें भी ITC 01 आपको सबमिट करना होता है, 2 लाख से ज़्यादा है तो सर्टिफाई कराना होता है CA या कॉस्ट अकाउंटेंट से। ये नहीं हो सकता ना बोले 10 लाख का क्रेडिट ले रहा हूँ और कोई सर्टिफाई नहीं कर रहा है और पहले आप GST में कभी रजिस्टर्ड भी नहीं थे, तो ये नहीं होना चाहिए। अब इसका जो है हम उल्टा जो केस है उसे हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और ये जो है आपका 1 पेज का चैप्टर है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। ये नेक्स्ट क्लास में जो है इसको कंप्लीट कर लेंगे। आज भी करवा सकता हूँ 10-15 मिनट में, बट जितना हो गया उतना ही आप एब्जॉर्ब करिए। एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास देन। टाटा बाय बाय।